तो पलासी का सैनिक सैनिक प्रभाव हमने देख लिया। जो कंपनी की सैनिक सत्ता है इसका महत्व कम हुआ है, उसी तुलना में उसी अनुपात में ब्रिटिश सैनिक संसाधन की सबलता स्पष्ट हुई है। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो भारतीय अधीनस्थता की नींव पड़ती है, और इसके अलावा क्या होता है कि बंगाली शासक अधीनस्थ शक्ति के रूप में काम करना शुरू करती है। जिसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर कौन है? कंपनी। कंपनी के डिसीजन को मानना पड़ता है इसको। यहां पर एक चीज और होता है, कंपनी ने एक काम किया, किंग मेकर की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। किंग मेकर, राज्य निर्माता, एक नया रोल है जो कंपनी ने निभाना शुरू किया है। यह नया राजनीतिक घटनाक्रम है। अब आर्थिक दृष्टि से देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव हुआ पलासी का? कंपनी को एवं कंपनी के अधिकारियों को बहुत सारा रिश्वत मिला, भेंट दिया गया इन लोगों के द्वारा, नवाब के द्वारा। उसके अलावा जो मिर्जाफर ने जो वादा किया, इस तरह से धन का निकास शुरू होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। धन के निकास की पृष्ठभूमि यहीं से बनती है। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में जो आर्थिक इतिहास है, उस आर्थिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। यह थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। तो ये यही शुरू होता है 1757 से। आर्थिक दृष्टि से पलासी का ये प्रभाव है, और बहुत ही खतरनाक प्रभाव है जो यहाँ प्रारंभ होता है, उसकी नींव पड़ती है। जितने प्रभाव है सभी प्रभावों की नींव ही रखी गई है। पुष्ट कहाँ से होता है ये प्रभाव? ये प्रभाव पुष्ट होते हैं कहाँ से? बक्सर में पुष्ट होते हैं। ये अलग से प्रश्न है। ये प्रश्न आता है कि पलासी के निर्णय की बक्सर ने पुष्टि की। ठीक है, ये चीज है, ये प्रश्न है, इसको आपको यही दिखाना होगा। पलासी में ये हुआ, बक्सर में ये और ज्यादा हो गया, यही है। इस हिसाब से ही आपको लिखना है। सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय दृष्टि क्या हुआ। ब्रिटेन, इस युद्ध के विजय के बाद ब्रिटेन का ध्यान एशिया पर नए सिरे से गया। अब वह नई भूमिका निभाने को आतुर हुआ, नई भूमिका उसने ली। इसको हम बक्सर के बाद देखेंगे और क्या क्या किया उसने। यहां पर आप एक पॉइंट आपका हो गया कि एक नई अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभाना शुरू करता है कौन? ब्रिटेन। और क्या है पलासी का प्रभाव? सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय, और बताइए सामाजिक क्या था? सामाजिक क्या था? सामाजिक प्रभाव था क्या, ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा है ना, अभी हम पलासी में इतना देखते हैं, बक्सर में देखते हैं ये कैसे बढ़ जाता है। और यदि बक्सर आता है तब तो दोनों को मिला के लिखना है आपको। पलासी में आता है तब भी कुछ प्रभाव और बढ़ जाएंगे। इसको हम देखते हैं कैसे होता है ये। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सैनिक महत्व में हमने देखा
कि जो भारतीय शक्ति है उसकी कमजोरी, उसकी दुर्बलता स्पष्ट हुई है। लेकिन यह पूरी तरह से प्रमाणित कहाँ हुई? स्पष्ट हुई, प्रमाणित हुई है बक्सर में। और सैनिक दृष्टि से इसका प्रभाव पलासी से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां तो एक शक्ति थी, यहाँ पर तो तीनों लोग थे, तीनों लोग हार गए हैं। तो जो बक्सर का सैनिक महत्व है बहुत ज्यादा है। बक्सर का जो परिणाम हुआ है यह बहुत ज्यादा है सैनिक रूप से। राजनीतिक रूप से क्या हुआ? यहाँ पर तो नींव ही रखी गई है। बक्सर क्या हो गया? या पुष्ट हो गया है, प्रमाणित हो गया है। ठीक है। आर्थिक दृष्टि से अब देखते हैं कि जो धन का निकास होता है उसकी भी नींव यहाँ रखी जाती है। उसका प्रारंभिक काल है, शुरुआत की अवस्था। बक्सर ने इसको और विस्तृत किया। कैसे किया विस्तृत? बक्सर ने अब जो तुमने इलाहाबाद की संधि की बात की, अब ये 1765 की संधि है। अब यहाँ क्या होता है, अब तो भैया पूरा माल गुजारी वसूलने का ही अधिकार मिल गया उसको। जबरदस्त बात है, करने को कुछ नहीं है लेकिन माल गुजारी वसूलना है उसको। और जो द्वैत व्यवस्था का कलंक है, द्वैत व्यवस्था ये बहुत ही नोटोरियस सिस्टम है जिसमें राजनीति आपको करनी है, माल उनको खाना है। मतलब शासन आपको करना है लेकिन पैसा उसको वसूलना है। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हुए। बहुत ही कुख्यात व्यवस्था है बंगाल की, इसको याद रखना है। ये यही हुआ, ये भी आर्थिक व्यवस्था का ही पार्ट है। धन का निकास हमने देखा, धन का निकास शुरू होता है वहां पे, धन का निकास, या फिर जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब यह जो द्वैत व्यवस्था है इसको भी उसी हिसाब से रखिए। इस सब का प्रभाव क्या हुआ? एक अल्प विकास। भारत की विकास में आर्थिक मुद्दा है ये कि औपनिवेशिक काल में ही ऐसी नीतियां अपनाई गई जिससे भारत एक अल्प विकसित देश के रूप में उदित होता है। अल्प विकसित मतलब उपनिवेशवाद ने हमारी संरचना को इतना कमजोर किया कि हम कमजोर थे और कमजोर होने क्यों बाध्य हुए। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो कमजोर देश होता है वह इसलिए कमजोर होता है कि वह कमजोर होता है। निर्धनता में भी यही है। तो बेटा ये जो उपनिवेशवाद की संरचना है इसने इस चीज को बढ़ाया है। मतलब आपको निरंतर कमजोर रहना था, अंडर डेवलप्ड रहना था। यही अल्प विकास है। जब उनकी आर्थिक नीतियों को देखेंगे तो देखेंगे कैसे अल्प विकास की एक संरचना प्रारंभ होती है, धन के निकास से, या फिर मालगुजारी की नीति से, या फिर उनकी सैनिक राजनीतिक नीति से। वो हमारे विकास के लिए तो काम कर नहीं रहे थे, इसीलिए जानबूझकर एक ऐसी सैनिक राजनीतिक आर्थिक नीति अपनाई गई जिसमें जो धन है उसका प्रवाह किधर हुआ? टेम्स की ओर। यह भी एक प्रश्न आता है, जो धन का निकास है उसका प्रवाह किधर है? टेम्स की ओर। मतलब गंगा का सारा संसाधन कहां जा रहा है? टेम्स की ओर। यह भी प्रसिद्ध प्रश्न है, आपको आएगा। आप इसको इसी दृष्टि में देखें, अभी से ही एक मेंटलिटी बनाए कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसको कैसे हल करना है। तो इसको आप अल्प विकास से भी संबंध स्थापित करें। अब आइए अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय महत्व क्या था बक्सर का? बक्सर का बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय महत्व है। उपनिवेशवाद के इतिहास में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध कम हुए हैं, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इतिहास में तो संभवतः यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है।
समझ गए? इस चीज को आप समझिए। एक तो ये हो गया, क्यों महत्व हुआ उपनिवेशवाद के विकास की दृष्टि से। और एक विद्वान है, उनका नाम मालेसन है, मालेसन, ब्रिटिश विद्वान ही है। उनका कहना है कि बक्सर के युद्ध से ब्रिटेन ने नई भूमिका निभाना शुरू कर दिया अंतरराष्ट्रीय मामलों में। अब वह पूर्वी समस्या मध्य पूर्व से संबंधित समस्या है। जो एशिया में मध्य पूर्व है, वहां की जो समस्या थी उससे संबंधित समस्या को पूर्वी समस्या कहा जाता है, जो तुर्की से संबंधित है। तो मालेसन साहब का मानना है कि बक्सर में विजय ने ब्रिटेन को नए सिरे से अपनी नई भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया और वह पूर्वी समस्या में रुचि लेने लगा। इसीलिए अब क्या किया गया, मॉरिशस पे अधिकार किया गया। मॉरिशस पे अब अधिकार करना बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। और आशा अंतरिप पे भी, आशा अंतरिप, और मिस्र को, इजिप्ट को, इसको भी कंट्रोल में ले लिया गया। मिस्र को संरक्षण में ले लिया गया, मिस्र को या इजिप्ट को, ठीक। ये अंतरराष्ट्रीय भूमिका है। अब व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं क्या है। इसको आप आर्थिक में भी शामिल कर सकते हैं व्यापारिक दृष्टि से। देखिए 50 और 60 के दशक में जितना भी व्यापार होता था भारत और ब्रिटेन का, उसका 74% कैसे होता था, ब्रिटिश बुलियन से। मतलब हमारे यहाँ सिर्फ सामान जाता था, इसके लिए वो सोना और चांदी देते थे। 1764 ने व्यापार की दिशा ही परिवर्तित कर दी। अब क्या हो गया, अब उनको ब्रिटेन से लेने की कोई जरूरत ही नहीं हुई, अब तो यहीं से मिलने लगा उनको, द्वैत व्यवस्था से। अब क्या किया उन्होंने, अब इस पैसा को इन्होंने चीन भेजना शुरू किया और चीन से सामान खरीदना शुरू किया। मतलब जो भारत का राजस्व अधिशेष है, रेवेन्यू सरप्लस है, उसका उपयोग कहाँ हुआ, चीन सामान खरीद के कहाँ भेजने में। मतलब ये हमारे लिए तो कोई कारण का नहीं है जो हमारा अधिशेष है, समझ रहे हैं। हमारा राजस्व अधिशेष और खर्च हो रहा है उन कारणों के लिए जो हमारे हित से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये राजस्व अधिशेष का एक नया चोर दरवाजा शुरू हुआ यहां से, ठीक है। ये आपका बक्सर का, और क्या हो सकता है बक्सर का परिणाम, व्यापारिक दृष्टि से हो गया। और कुछ हद तक जो आधुनिकता की शुरुआत हुई अंग्रेजों के आने से, तो इसकी भी नींव यहीं रखी गई है, क्योंकि 1764 के बाद तो ये शुरू होती है। तो कुछ हद तक बक्सर का एक परिणाम है। और बक्सर ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को अब आश्वस्त कर दिया कि 200 सालों के लिए भारत का सारा राजस्व ब्रिटेन का है। यह चीज अब प्रमाणित हो गई। यही बक्सर का प्रभाव और परिणाम है। मतलब जो बक्सर का परिणाम है या बक्सर का युद्ध है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रूर महत्वाकांक्षा की अनिवार्य परिणति है। हमको इसको ऐसे ही देखना है, और इसका परिणाम बहुत ही दुर्भाग्यजनक है हमारे देश के भाग्य के लिए। हम लोगों ने 200 सालों के लिए एक ऐसी व्यवस्था का चयन किया जो हमारा विकल्प नहीं था, खुद का विकल्प
परंतु हम पर लाद दिया गया था। उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था यही है। पलासी और बक्सर का परिणाम यही है। वहां से लेके कहां से, सिराजुद्दौला से लेके बक्सर तक मीर कासिम तक। अब कोई समस्या इसमें लगती है तो पूछिए, कोई प्रश्न आपको लगता है तो बात करते हैं हम लोग। आप लोगों ने कुछ प्रश्न देखा भी होगा, देखिए यदि कुछ प्रश्न आपको लगता है तो आप पूछिए, या वैसे ही मन में प्रश्न बन रहा है तो वही पूछिए। मन में भी बन रहा है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। सर इसमें यह दिया है कि विश्व में घटित कौन सी मुख्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों ने भारत में उपनिवेश विरोधी संघर्ष को प्रेरित किया। तो हम लिख सकते हैं इसमें क्लासी और बक्सर का। इसमें आपको ये नहीं लिखना है, आपको उसमें सामाजिक राजनीतिक ब्रिटिश की जो नीति है इसको दिखाना होगा कि कंपनी ने या ब्रिटिश शासन ने यहाँ पे कौन कौन सी सामाजिक नीतियां अपनाई, उसके क्या प्रभाव हुई, उस प्रभाव के विरुद्ध लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई, वही है वो प्रतिक्रिया जिसकी बात कर रहे हैं। पलासी बक्सर से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद ही वो सारी व्यवस्था या वो नीतियां स्थापित हुई हैं यहाँ पर। अदरवाइज वो आपको जब पॉलिसी आप देखेंगे, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति, तब इस संबंध को आप लिख सकते हैं, इस प्रश्न को लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और रह गया उसमें। जब बक्सर का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब पलासी और बक्सर दोनों मिला के, तो एक ऐसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जन्म लेती है जो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ इसलिए नहीं है कि इसमें जो बंगाल का कुलीन वर्ग है, अभिजात वर्ग है, वह क्या करता है, कुछ सीमित लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देश के लोगों से मिल जाते हैं और मतलब उन अभिजातों या सैनिक राजनीतिक तत्वों का अंग्रेजों से मिलना ही इस रूपांतरण को संभव बनाता है। तो बहुत ही अस्वस्थ व्यवस्था देखते हैं बंगाल के सामाजिक राजनीतिक जीवन में, जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया तो बाद में होती है। तत्कालिक रूप से आपको बहुत ही प्रदूषित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था दिखती है, जिसमें जो हमारे बंगाल के कुलीन लोग थे उन्होंने सौदा किया, बंगाल का सौदा। अब बताइए, जहां पे ऐसा सौदा करने वाले लोग होंगे वहां पे लोगों का आदर्श क्या होगा? जहां पे ऊपर ऐसे लोग होंगे वहां का आदर्श क्या होगा, लोगों का आदर्श क्या होगा? इसको आप बंगाल के अकाल से जोड़िए। जब पूरा बंगाल का कुलीन वर्ग, इलाइट क्लास मिल गया अंग्रेजों के साथ, ये एक विचित्र बात है, पूरा का पूरा बंगाली कुलीन वर्ग उनसे मिल गया, नाम मात्र के लोग रहे सिराज इसके साथ, मीर कासिम के साथ, नाम मात्र के लोग, आर्थिक अभिजात, राजनीतिक अभिजात, सैनिक अभिजात, यहाँ तक कि बाद में सांस्कृतिक अभिजात भी मिल गए, जिसमें ब्राह्मण और लोग भी थे उनके साथ। आप देखेंगे बंगाल के इतिहास में जो शुरू का ब्राह्मण वर्ग है वो भी मिल जाता है, यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग, वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं है शुरू में। यह आश्चर्य का तत्व है लेकिन है। हाँ, ये चीज है कि वो आधुनिकता के समर्थक हैं, कुछ हद तक पश्चिमीकरण के भी समर्थक हैं। इसके अलावा जो परिवर्तन के तत्व हैं उनको भी वो बढ़ावा देते हैं। इससे एक अलग मानसिकता का जन्म होता है, एक अलग शैक्षिक सांस्कृतिक व्यवस्था का जन्म होता है, और उसके जो परिवर्तन है ये बाद के प्रश्न है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये अचानक थोड़ा नहीं हो गया कि मीर कासिम जो था राजा, उसकी प्रजा उसके अपोज में आ गई, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। प्रजा की तो बात ही नहीं है, आम जनता जो थी, आम जनता नहीं उसके विरोध गई, दूसरे से हाथ मिला लेना विरोध ही तो हो गया। जनता नहीं थे वो लोग, वो तो उसके दरबार के ही लोग थे। सर इलाइट पर्सन आपने कहा, बट इलाइट में वही हैं, इलाइट में वही लोग हैं, मतलब अभिजात लोग। ये छोटी बात थोड़ी। छोटी बात तो यही तो है हमारे, जब हम राष्ट्र हैं ही नहीं,
हम राष्ट्र की दृष्टि से सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अरे उनसे मिलकर कुछ लाभ ले लिया जाए, चाहे वो अंग्रेज हो या और लोग।